एक टाइटैनिक का निर्माण, एक सपने की शुरुआत। बात है 20वीं सदी की शुरुआत की, जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। उद्योग क्रांति अपने चरम पर थी और इंसान हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। उसी दौर में समुद्री यात्रा का भी एक नया युग शुरू हो रहा था। उस समय दो बड़ी शिपिंग कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, व्हाइट स्टार लाइन और कुनार्ड लाइन। कुनार्ड लाइन ने दो शानदार जहाज बनाए थे, लुसिटेनिया और मॉरिटेनिया, जो अटलांटिक महासागर को बहुत तेजी से पार करते थे। इनका मुकाबला करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन के मालिक जे ब्रूस इज़्मे ने एक बड़ा सपना देखा, 3 ऐसे विशाल जहाज बनाने का जो दुनिया में अब तक के सबसे बड़े और सबसे आलीशान जहाज हों। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने विलियम पेरी, हालैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड के चेयरमैन से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर 3 जहाज़ों की योजना बनाई। 1. RMS ओलंपिक, 2. RMS टाइटैनिक, 3. HMHS ब्रिटानिक। इन तीनों जहाज़ों में टाइटैनिक दूसरा था। 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट आयरलैंड के हालैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने में करीब 3000 मजदूर रोज काम करते थे। निर्माण के दौरान कई मजदूर घायल हुए और कुछ की जान भी गई। टाइटैनिक की लंबाई थी 882 फीट और 9 इंच, लगभग 269 मीटर, चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट। इसका वजन था करीब 46,328 टन। इसमें 29 बॉयलर थे जो 159 भट्टियों से चलते थे। जहाज में 4 विशाल चिमनियां थीं, जिनमें से 3 असली और एक सिर्फ दिखावे के लिए थी। 31 मई 1911 को टाइटैनिक को पहली बार समुद्र में उतारा गया। इस मौके पर करीब 1 लाख लोग इसे देखने आए थे। 2. टाइटैनिक की भव्यता, एक तैरता हुआ महल। टाइटैनिक को सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि समुद्र का होटल कहा जाता था। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि अमीर यात्रियों को ऐसा महसूस हो जैसे वे किसी 5 सितारा होटल में हैं। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास, ये टाइटैनिक का सबसे शानदार हिस्सा था। यहाँ की सुविधाएं आज भी हैरान करती हैं। भव्य सीढ़ी, ग्रैंड स्टेयरकेस, ओक की लकड़ी से बनी, ऊपर से कांच की छत जिसमें से सूरज की रोशनी आती थी। यह सीढ़ी टाइटैनिक की पहचान बन गई। रेस्टोरेंट और डाइनिंग सालून, जहां फ्रेंच क्विजीन परोसी जाती थी। स्विमिंग पूल, अटलांटिक के बीचों बीच गर्म पानी का स्विमिंग पूल। स्क्वैश कोर्ट, तुर्की बाथ, टर्किश बाथ, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी, बार्बर शॉप, फूलों की दुकान। फर्स्ट क्लास के एक केबिन का किराया था लगभग ₹2.5000, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। द्वितीय श्रेणी, सेकंड क्लास, यह भी किसी सामान्य जहाज की फर्स्ट क्लास से कम नहीं थी। यहां भी अच्छे केबिन, रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी थी। तृतीय श्रेणी, थर्ड क्लास बाय स्टीयरेज, ये जहाज के निचले हिस्से में थी। यहां ज्यादातर वो लोग थे जो यूरोप से अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। हालांकि इनकी सुविधाएं फर्स्ट क्लास से कम थीं, फिर भी उस जमाने के हिसाब से ये काफी बेहतर थीं। 3. यात्रियों की सूची, कौन था टाइटैनिक पर? 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। इस पर सवार थे यात्री 1317, क्रू कर्मचारी 908, कुल लगभग 2224 लोग। कुछ प्रमुख यात्री। 1. जॉन जेकब एस्टर आइवी, अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक। वे अपनी नई नवेली दुल्हन मैडलेन के साथ थे। उनकी मृत्यु हो गई। 2. मार्गरेट मॉली ब्राउन, एक अमीर अमेरिकी महिला जो बाद में दी अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से मशहूर हुईं। वे बच गईं और लाइफ बोट में बैठकर दूसरों को बचाने में मदद की। 3. बेंजामिन गुगनहाइम, प्रसिद्ध गुगनहाइम परिवार के सदस्य। जब जहाज डूब रहा था तो उन्होंने अपना लाइफ जैकेट उतार दिया और कहा, हम सज धज कर मरेंगे, किसी सज्जन की तरह। उनकी मृत्यु हो गई। 4. जे ब्रूस इज़्मे, व्हाइट स्टार लाइन के मालिक। वे एक लाइफ बोट में बच गए, जिसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई। 5. कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, टाइटैनिक के कैप्टन। ये उनकी आखिरी यात्रा थी, रिटायरमेंट से पहले। वे जहाज के साथ ही डूब गए। 6. थॉमस एंड्रयूज, टाइटैनिक के मुख्य डिजाइनर। जब जहाज डूब रहा था वे शांत बैठे थे। उनकी भी मृत्यु हो गई। 4. यात्रा के पहले 3 दिन सब कुछ ठीक था। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल को साउथहैम्पटन से यात्रा शुरू की। रास्ते में ये फ्रांस के शेरबुर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन, अब कॉब में रुका और वहां से और यात्री चढ़े। पहले 3 दिन की यात्रा बिल्कुल शानदार रही। मौसम साफ था, समुद्र शांत था। फर्स्ट क्लास के यात्री शानदार दावतें उड़ा रहे थे, संगीत सुन रहे थे और जहाज की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों कुछ चिंताजनक संदेश भी आ रहे थे। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को कुल 7 बार बर्फ की चेतावनी, आइस वार्निंग्स मिली अन्य जहाज़ों से जो उसी इलाके से गुजरे थे।
इन चेतावनियों में बताया गया था कि आगे बहुत सारे आइसबर्ग हिमखंड हैं। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने जहाज की रफ्तार कम नहीं की। टाइटैनिक 21-22 नॉट्स की रफ्तार से दौड़ता रहा। कहा जाता है कि जे ब्रूस इसमें चाहते थे कि टाइटैनिक रिकॉर्ड समय में न्यूयॉर्क पहुंचे ताकि अखबारों में खबर छपे। 5. वो काली रात 14-15 अप्रैल 1912 रात 11:40 बजे टक्कर। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40। समुद्र में घना अंधेरा था। आसमान में तारे थे लेकिन चांद नहीं था। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, करीब -2 डिग्री सेल्सियस। जहाज के क्रोज नेस्ट मस्तूल पर बनी निगरानी चौकी पर 2 नाविक तैनात थे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली। उस रात उनके पास दूरबीन बिनोकुलर्स नहीं थी। वो एक अलग डिब्बे में बंद थी और चाबी किसी अधिकारी के पास थी जो जहाज में नहीं था। अचानक फ्रेडरिक फ्लीट को आगे कुछ काला दिखा। उसने तुरंत घंटी बजाई 3 बार और टेलीफोन पर चिल्लाया, आइसबर्ग, राइट अहेड। आइसबर्ग, सीधे सामने। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने तुरंत आदेश दिया, हार्डर स्टारबोर्ड, पतवार दाईं तरफ मोड़ो, फुल स्पीड आस्टर्न, इंजन उल्टा चलाओ। लेकिन 46,000 टन का जहाज इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकता था। 37 सेकंड में टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर बहुत तेज नहीं लगी। ज्यादातर यात्रियों को लगा जैसे कोई हल्की सी कंपन हुई। कुछ तो सोते रहे, लेकिन असल में उस आइसबर्ग ने जहाज के दाईं तरफ स्टारबोर्ड साइड में करीब 90 मीटर लंबी खरोंच डाल दी थी। जहाज की बनावट और पानी भरना टाइटैनिक में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स पानी रोधी कक्ष थे। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर इनमें से 4 कक्ष भी पानी से भर जाएं तो भी जहाज तैरता रहेगा। इसीलिए इसे अनसिंकेबल, न डूबने वाला कहा जाता था। लेकिन उस टक्कर में 6 कक्ष एक साथ क्षतिग्रस्त हो गए। टॉमस एंड्रूज ने जब नुकसान का जायजा लिया तो उन्होंने कैप्टन स्मिथ को बताया, ये जहाज डूबेगा, इसमें 1 से 2 घंटे का समय है। कैप्टन स्मिथ का चेहरा पीला पड़ गया। 6. लाइफबोट का संकट सबसे बड़ी चूक। टाइटैनिक पर कुल 20 लाइफबोट थीं। इनमें अधिकतम 1178 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज पर थे 2224 लोग, यानी आधे से ज्यादा लोगों के लिए लाइफबोट ही नहीं थी। और इससे भी बड़ी त्रासदी ये थी कि जो लाइफबोट थीं वो भी पूरी नहीं भरी गईं। पहली लाइफबोट में 65 की जगह सिर्फ 28 लोग थे। कुल मिलाकर लाइफबोट्स में 400-500 से ज्यादा जगह खाली रह गई। क्यों? कई कारण थे। यात्रियों को पूरी गंभीरता का एहसास नहीं था। उन्हें लगा जहाज नहीं डूबेगा। लाइफबोट में बैठने से डर लग रहा था, वे इतनी ऊंचाई से नीचे करने पर टूट न जाएं। क्रू को लाइफबोट चलाने की पूरी ट्रेनिंग नहीं थी। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के यात्रियों को पहले बुलाया गया। थर्ड क्लास के यात्रियों को नीचे रोका गया, कुछ जानबूझकर, कुछ भ्रम की वजह से। 7. जहाज पर आखिरी घंटे हृदय विदारक दृश्य। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। अधिकारियों ने आदेश दिया, महिलाएं और बच्चे पहले। कुछ अधिकारियों ने इसे सख्ती से लागू किया, लेकिन जहाज के दोनों तरफ अलग अलग अधिकारी थे और उनका तरीका अलग था। एक तरफ सेकंड ऑफिसर लाइटोलर ने सिर्फ महिलाओं और बच्चों को जाने दिया, पुरुषों को नहीं। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने पुरुषों को भी जाने दिया अगर जगह थी। ऑर्केस्ट्रा जहाज का बैंड वॉलिस हार्टली के नेतृत्व में डेक पर संगीत बजाता रहा। जहाज डूबते डूबते तक वे बजाते रहे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यात्री घबराएं नहीं। उन सभी 8 संगीतकारों की मृत्यु हो गई। रेडियो संदेश टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड लगातार मदद के लिए संदेश भेजते रहे। उन्होंने नया संकट संकेत SOS भेजा। ये उस समय का नया सिग्नल था। कई जहाज़ों ने संदेश सुना, लेकिन ज्यादातर बहुत दूर थे। सबसे पास था SS कैलिफोर्नियन, जो सिर्फ 19 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसके रेडियो ऑपरेटर सो गए थे। कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक की रोशनी देखी और 8 रॉकेट भी देखे जो टाइटैनिक ने मदद के लिए छोड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। रात 2:20 बजे अंत। 15 अप्रैल 1912 रात 2:20। टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूब चुका था। जहाज आधा हवा में था। अचानक जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया, एक जोरदार आवाज के साथ। जो लोग अभी भी जहाज पर थे वे समुद्र में गिर गए। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे पानी में बिना लाइफ जैकेट के इंसान 15-30 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकता। जहाज का पिछला हिस्सा कुछ देर के लिए हवा में खड़ा रहा, फिर वो भी गहरे समुद्र में समा गया। 8. बचाओ RMS कार्पाथिया। RMS कार्पाथिया एक किनार्ड लाइन का जहाज जब संदेश मिला तब वो 93 किलोमीटर दूर था। उसके कैप्टन आर्थर रॉस्ट्रॉन ने तुरंत सारे इंजन चालू किए और अधिकतम रफ्तार से टाइटैनिक की तरफ दौड़ा।
15 अप्रैल सुबह 4 बजे कारपाथिया घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। कारपाथिया ने 710 लोगों को बचाया जो लाइफ बोट में थे। 9. जांच और परिणाम। टाइटैनिक के डूबने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों में जांच हुई। मुख्य कारण जो सामने आए: रफ्तार कम नहीं की गई, बर्फ की चेतावनियों के बावजूद। लाइफ बोट कम थीं, नियमों के मुताबिक जितनी होनी चाहिए थीं उससे भी कम। एसएस कैलिफोर्नियन ने मदद नहीं की, हालांकि वो पास था। बिनॉक्यूलर्स नहीं थे निगरानी दल के पास। जहाज में पूरी रात रेडियो ऑपरेटर नहीं थे। परिणाम: इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा के नियम पूरी तरह बदल गए। सोलास, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता बना। हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट अनिवार्य हो गई। 24 घंटे रेडियो ऑपरेटर का नियम बना। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल शुरू हुई, जो आज भी अटलांटिक में आइसबर्ग की निगरानी करती है। 10. टाइटैनिक का मलबा, 73 साल बाद खोज। 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में एक टीम ने टाइटैनिक का मलबा खोजा। ये मलबा अटलांटिक महासागर में 3784 मीटर करीब 3.8 किलोमीटर गहराई में पाया गया। मलबा 2 हिस्सों में था, आगे का और पीछे का हिस्सा, जिनके बीच करीब 800 मीटर की दूरी थी। मलबे के पास हजारों वस्तुएं बिखरी थीं: जूते, बर्तन, गहने, बोतलें और अनगिनत व्यक्तिगत सामान। 2023 में ओशन गेट की पनडुब्बी टाइटैनिक देखने गई और रास्ते में ही विस्फोट हो गया, 5 लोगों की मौत हो गई। ये खबर पूरी दुनिया में छा गई। 11. टाइटैनिक की विरासत, हमेशा के लिए अमर। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक युग का प्रतीक था। ये उस इंसानी घमंड की कहानी है जो खुद को अजेय समझता है। 1997 में जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक फिल्म बनाई, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की इस फिल्म ने पूरी दुनिया को फिर से टाइटैनिक की कहानी से जोड़ दिया। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है, घमंड का अंजाम, ये जहाज नहीं डूबेगा, कहने वाले गलत साबित हुए। इंसानी जज्बा, मुसीबत में भी कुछ लोगों ने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। सामाजिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच का फर्क मौत के वक्त भी दिखा। सुरक्षा की अहमियत, एक हादसे ने पूरी दुनिया के समुद्री नियम बदल दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।